हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास बच्चों, वैसे तो मैं चाहता था शीट डिस्कशन में लगा सकता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था पिछली क्लास में थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच आ जाने की वजह से मैं इलिस्ट्रेशंस आप लोगों को नहीं करा पाया था। लेकिन तुम जानते हो कि आपके सर एक काम जो अपने बच्चों के साथ कभी नहीं करते वो है चीटिंग, है ना। तो मुझे थोड़े से और इलिस्ट्रेशंस आपको कराने थे, जिससे कि रोटेशन को जब हम खत्म करें तो रोटेशन हमारा पूरी तरीके से खत्म हो। तो बच्चों, कुछ इलस्ट्रेशंस आपको और अच्छा फील कराने के लिए इस टॉपिक में मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग आकाश, गुड आफ्टरनून रविंद्र, विनय, प्रिंस। सर कल की छुट्टी मिलेगी क्या? कल लाल किला जाना है। सवा 12 बजे मिलेंगे अपन जो है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों की सिलेबस कंप्लीट करना मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। आप लोगों का बेहतर फ्यूचर बनाना मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। छुट्टी किसे अच्छी नहीं लगती। कल सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे, जिससे नहीं, कल कल शीट का डिस्कशन करेंगे, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शीट का डिस्कशन हमारा पेंडिंग है, तो कल नहीं कर सकते छुट्टी हम लोग। अब एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते संडे को छोड़ के। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्या है आज के हमारे वो क्वेश्चंस जिनका है आपको इंतजार। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि बच्चों हमने ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ये सफिशिएंटली रफ सरफेस था और इस पे हमने सेंटर पे एक फोर्स लगाया था, ठीक है। दिस इज सफिशिएंटली अ रफ सरफेस, मतलब नो स्लिपिंग कंडीशन थी इसमें ना। इसके बच्चों सेंटर से ये जो पास होने वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग बच्चों हमने फोर्स लगाया था ऐसे इसके सेंटर पे F नॉट। मान लो कुछ भी हो सकता है, रिंग हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। F नॉट फोर्स लगा दिया हम लोगों ने बच्चों। M मास था इसका, R इसकी रेडियस थी और K रेडियस ऑफ जायरेशन थी, मतलब I अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M इंटू के स्क्वायर के बराबर था। I अबाउट सेंटर ऑफ मास M इंटू के स्क्वायर के बराबर था। ये सारा के सारा बच्चों हम लोगों ने किया था। अब जैसे इसमें किसी ने पूछ लिया कि फाइंड म्यू मिनिमम बिटवीन बॉडी एंड लोअर एंड सरफेस फॉर विच देयर इज नो स्लिपिंग, या ये प्योर रोलिंग मोशन करे उसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने बच्चों इसको सॉल्व ऑलरेडी कर लिया है, मैंने तुम्हें करवा दिया है। और इसका क्या, इसके साथ साथ इंक्लाइन वाला भी ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। ठीक है भाई, इसके साथ साथ हम लोगों ने इंक्लाइन वाला भी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का बच्चों एक और तरीका होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका होता है बच्चों ना,
क्या होता है बच्चों, तरीका याद है बच्चों? बस कुछ नई चीजें सिखाने के चक्कर में मैंने इसको केस को कवर किया है। आपको पता है इसको मैंने कैसे सॉल्व करना सिखाया था कि अगर तुम सेंटर पे फोर्स लगा रहे हो तो अगर मान लो ये कांटेक्ट नहीं होता तो ये बॉडी कैसे जाती, ऐसे करके जाती। इस पॉइंट को रोकने के लिए नीचे वाला जो सरफेस है वो इस पे एक फोर्स लगाएगा बच्चों इधर की तरफ, और उस फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, कोई स्लिपिंग नहीं है, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक होगा। जितना जरूरी होगा उतना लगेगा, जितना जरूरी होगा उधर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों mg लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे mg लग रहा होगा। ठीक है, mg लगेगा। यहां पे बच्चों नॉर्मल भी लगेगा। ठीक है, ये हो गए बच्चों फोर्सेस जो यहाँ पे लग रहे होंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया बच्चों, यहाँ पे mg हो गया, और यहाँ पे बच्चों ये फ्रिक्शन हो गया, और ये एफ नॉट हो गया। क्लियर बच्चों यहां तक सारी कहानी? यहां तक तो कोई किसी को परेशानी होगी नहीं। अब इस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने सारी चीजें लिखी थी, टॉर्क वगैरह सब सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा था। लेकिन बच्चों क्योंकि दिस पॉइंट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना बच्चों, दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, ये पॉइंट इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे, ये कांटेक्ट में, ये रेस्ट पे बच्चों। इसके अबाउट बॉडी जो है ना प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होगी। बॉडी परफॉर्म प्योर रोटेशनल मोशन about an axis, about an axis passing through instantaneous axis of rotation। इस वाले पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस का बॉडी क्या कर रही होगी बच्चों, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होगी, प्योर। दिस पॉइंट इज एट रेस्ट एट एन इंस्टेंट। तो ये पॉइंट बच्चों किसी इंस्टेंट पे रेस्ट पे है, तो इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस, इससे पास होने वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बच्चों हमारी यहां से जो एक्सिस होगी ना, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। बॉडी बच्चों इसके अबाउट क्या करेगी, प्योर रोलिंग मोशन कर रही होगी, इस वाले मतलब प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होगी। मतलब ये जो है ना, जो भी है अल्फा ओमेगा सब इसके अबाउट आ रहा होगा। इसके अबाउट भी हम टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट भी बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो हमारे पास होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाओ, अल्फा वगैरह कैलकुलेट कर लो। मतलब न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, वो रोटेशनल फ्रेम में भी काम करता है, और आप उसको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट लगाते हो। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों एक और आपके पास ऑप्शन है, जिसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हो। आप बोलोगे सर मैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा क्यों लगा सकता हूं इसके अबाउट, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इसका इस इंस्टेंट पे ये रेस्ट पे है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। इसलिए बच्चों आप इसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा बड़े आराम से लगा सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर इसका 0 है, अगर एक्सेलरेशन इस पॉइंट का 0 है, अगर 0 है, तो बच्चों स्यूडो फोर्स ही नहीं आएगा, स्यूडो फोर्स नहीं आएगा तो उसका टॉर्क नहीं आएगा, स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो ये कहानी बच्चों बन जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है बच्चों ना, यहां पर दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक होता है कि ये बॉडी रेस्ट पे थी और रेस्ट से जस्ट चलना स्टार्ट कर रही है, आपको उसी मूवमेंट पे आपसे इन्होंने पूछा, ये बॉडी क्या थी बच्चों, रेस्ट पे, और आपसे पूछा कि बताओ कितना फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा। ठीक है, कोई ओमेगा नहीं था बॉडी का, कोई वेलोसिटी नहीं थी बॉडी की, आपने फोर्सेस लगाए और बॉडी चलना स्टार्ट कर रही है। एक दूसरी सिचुएशन बता रहा हूं कि बॉडी ऑलरेडी चल रही है, उसके पास वेलोसिटी है उसके सेंटर के पास, उसके अबाउट घूम रही है। तो बच्चों ये पॉइंट बेशक इसकी v इक्वल टू ओमेगा आर यहां पे होल्ड कर रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट का बच्चों फिर एक्सेलरेशन होता है। आप लोगों को बच्चों याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक बॉडी जो है, अगर एक बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, a एक्सेलरेशन है उसका, अभी देखना एक और आंख खुलेगी तुम्हारी ना, और
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। v वेलोसिटी से जा रही है, a एक्सेलरेशन है। तो इस लोवेस्ट वाले पॉइंट का बच्चों v वेलोसिटी इधर होता था, ओमेगा आर इधर होता था, ये होता था नहीं होता था, और v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता था बच्चों। अगर मैं इस पॉइंट को a बोल दूं तो इसकी वेलोसिटी ऑफ a 0 आती थी। ये पता है बच्चों आप लोगों को, प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन यही होती थी। प्योर रोलिंग मोशन में इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या आती है बच्चों, 0, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्योर रोलिंग मोशन की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन बच्चों, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन का क्या होता है, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो तुम बोलते हो कि सर a इक्वल टू अल्फा आर होता है प्योर रोलिंग मोशन के लिए। ये होता है नहीं होता है बच्चों प्योर रोलिंग मोशन, आपने यार 11th में तो पढ़ाई होगा, और मैंने भी पढ़ाया था इसको प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन, ठीक है। तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ a 0 होगा, क्या ये कंडीशन सही है कि a इक्वल टू अल्फा आर हो गया तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ a 0 हो गया? दिस इज रॉन्ग, नो, दिस इज नॉट 0, बिकॉज अगर आप आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखो। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इसका एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा विच विल बी अल्फा आर, एक इसका सेंट्रीपिटल आएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। और फिर जब आप ग्राउंड फ्रेम में जाओगे तो ए ऐड करोगे, ए इक्वल टू अल्फा आर, इधर एक्सेलरेशन नहीं आता लेकिन ए का एक्सेलरेशन बच्चों ऊपर की तरफ आता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर के बराबर। इवन इफ वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज 0, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन में नीचे वाला सरफेस तो मूव ही नहीं कर रहा है, ऊपर वाली बॉडी मूव कर रही है, तो उसके कांटेक्ट वाला पॉइंट स्लिपिंग अगर नहीं करानी है तो 0 वेलोसिटी होनी चाहिए, उसकी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, लेकिन दैट वेलोसिटी इज अलोंग दिस सरफेस, इसकी वेलोसिटी 0 आती है। अलोंग दिस सरफेस इसका एक्सेलरेशन 0 आता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ सकता है अगर इसका ओमेगा है। सो अगर बॉडी रेस्ट पे तो ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 है तो बच्चों ये वाला एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तब तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा अगर बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। लेकिन ध्यान रखना अगर ओमेगा आ गया बॉडी का तो बच्चों इस लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन फिर 0 नहीं होता प्योर रोलिंग मोशन में। तुम्हें रटा हुआ होगा कि जब भी बॉडी प्योर रोलिंग मोशन करती है लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होता है, ये गलत है, ठीक है। प्योर रोलिंग मोशन में बच्चों लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। a इक्वल टू अल्फा आर होने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 हो गया। लोवेस्ट पॉइंट का बच्चों एक्सेलरेशन होता है अल्फा ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ये प्योर रोलिंग मोशन कर रही है तो a अल्फा आर के बराबर होगा, मतलब ये कट जाएंगे, v ओमेगा आर के बराबर, इधर कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, इधर कोई रिलेटिव मोशन नहीं आएगी, बट इस डायरेक्शन में a पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है। तो ये ध्यान रखोगे थोड़ा सा बच्चों इस वाली चीज का। तो यहाँ पे इन केसेस को ना, प्योर रोलिंग मोशन वाले केसेस को बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब आपको आगे से ना दो हिस्सों में कैसे डिवाइड कर देना है, हाँ जी, कि एक वो केस जिनमें बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, और दूसरा वो केस बच्चों जिसमें बॉडी का ऑलरेडी मोशन हो रहा है, वेलोसिटी ओमेगा है, और नीचे वाला पॉइंट पे प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन उस केस में 0 नहीं होता। तो अगर मैंने ऐसा केस लिया कि ये बॉडी रेस्ट पे थी और मैंने इस वाले पॉइंट से पास होने वाली एक्सेस कंसीडर की, तो रेस्ट पे है तो ओमेगा 0 है इसका, तो a इक्वल टू अल्फा आ रहेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा और वेलोसिटी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाली बात जो है हमारी ट्रू होती है। लेकिन अगर ये बॉडी ऑलरेडी चल रही होती उस टाइम पे, अगर मैं इसको एक्सेस कंसीडर करूं बच्चों, तो इसका तो बेशक प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, बट इसका एक्सेलरेशन आएगा नहीं आएगा लोवेस्ट वाले पॉइंट का ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ। लेकिन अच्छी बात ये होती है बच्चों कि इन दैट केस ऑल्सो, अगर ये चल रही है उस केस में भी अगर आप इसको एक्सेस कंसीडर करोगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाओगे, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ रहा है, और अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर है तो जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो इसी से पास हो जाएगा, तब भी टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स आएगा ही नहीं। लेकिन अगर एक ऐसा केस है जो बॉडी सिमेट्रिक ना हो और उसका सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर ना हो, तो बच्चों चलती हुई बॉडी जिसमें ओमेगा वगैरह आ रखा है, और अगर आपने इसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने की गलती कर दी, तो बच्चों ये वाला पॉइंट अब रेस्ट पे नहीं है, मतलब दिस पॉइंट इज एट रेस्ट और एक्सेलरेटेड होना ये दो अलग अलग चीज होती हैं। जब आप एक पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करते हो ना, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचता है ना बच्चों, तो आप उसको बोलते हो रेस्ट पे आ गया, वो रेस्ट पे आ गया। रेस्ट बच्चों वेलोसिटी से डिफाइन होता है कि वेलोसिटी है या नहीं है, उसकी वेलोसिटी नहीं है, लेकिन इट हैज एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड, तो रेस्ट पे है लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से बच्चों ये पॉइंट रेस्ट पे रहता है प्योर रोलिंग मोशन में,
बट इसके पास बच्चों एक्सेलरेशन रहता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ रहेगा अगर ओमेगा है बॉडी का, इवन इन प्योर रोलिंग मोशन। तो बच्चों ये कुछ चीजें तुम लोगों को पहली बार शायद पता लगी होंगी। ये इंफॉर्मेशन बच्चों मेरे ख्याल से कोई नहीं बताता इसके बारे में। ठीक है, तो ये वो इंफॉर्मेशन है बच्चों जो आपको शायद पहली बार पता चली हो। तो ये वाली बात क्लियर हो गई बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन इसका जो है सेंट्रीपिटल मतलब इस तो, पर फिर भी हम जो है सिमेट्रिक बॉडी के केस में तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा इसके अबाउट भी लगा सकते हैं। अब ये सब करने के पीछे वजह क्या थी, मतलब इतना सब करने की हमें जरूरत क्या थी, इतना सब करने की बच्चों हमें जरूरत क्या थी। सो यहां पे बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आपके लिए अब एक आसान कितना हो जाएगा ये सब कुछ करना ना। कैसे, देखो भाई, एक तो आप लिखोगे टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। ठीक है, जब आप इसके अबाउट टॉर्क लिख रहे होगे ना बच्चों, इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आपको लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल का टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं, एमजी का टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जीरो हो जाएंगे। एफ नॉट का सिर्फ टॉर्क आएगा, और वो टॉर्क आएगा बच्चों एफ नॉट इंटू आर के बराबर, और ये बराबर होगा बच्चों आई अबाउट दिस। बच्चों सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के बराबर है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो तो यहाँ पे आ जाएगा एम इंटू के स्क्वायर प्लस का एम इंटू आर का स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी, या अल्फा इंटू आर की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी एफ नॉट डिवाइड बाई के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एम के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास अल्फा इंटू आर की वैल्यू। लो जी, अल्फा इंटू आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आ जाएगी, जो कि इसके सेंटर का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन अबाउट दिस प्योर रोटेशनल मोशन। अगर तुम्हें जैसे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताना है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन पता है अल्फा इंटू आर के बराबर होगा, क्योंकि अभी ओमेगा है नहीं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताना है बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन है सेंटर का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर होगा, जो इसके अबाउट अल्फा है ना, क्योंकि एक तरीके से ये मानना है कि ये पॉइंट को आपने हिंज कर दिया है, आप हर पॉइंट का एक्सेलरेशन लिख सकते हो। इसका एक्सेलरेशन लिखना है तो अल्फा इंटू टू आर के बराबर आएगा, क्योंकि बॉडी का हर पॉइंट बच्चों इसके अबाउट, अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है तो अल्फा इंटू रूट टू आर के बराबर आएगा। समझ रहे हो, इसके अबाउट बॉडी का हर एक पॉइंट, मतलब मान लो जैसे आपने इसको हिंज कर दिया हो, बॉडी का पूरा बॉडी जो है बच्चों इसके अबाउट क्या कर रही होगी, प्योर रोटेशन कर रही होगी। तो ये बच्चों देखो कितना एक लाइन में, इसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने से क्या हो गया बच्चों, फ्रिक्शन विक्शन का, जब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहे थे ना बच्चों, तो हमें फ्रिक्शन का टॉर्क लिखना पड़ा था, वो सब कुछ लिखना पड़ा था। लेकिन इसके अबाउट लिखने से ना फ्रिक्शन विच इज अननोन फोर्स, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसका टॉर्क लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अल्फा वगैरह बच्चों तुम डायरेक्ट पता कर सकते हो यहां से। ये वाली बात समझ में आई बच्चों, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों ना, इस लोवेस्ट वाले पॉइंट का ना बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने की अपनी अपनी खास बातें हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ गई, मतलब सेंटर का एक्सेलरेशन आ गया। अब यहां से आप एफ नॉट माइनस का एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए लगा के एफ एस पता कर लेना बच्चों। एफ एस लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एम जी होना चाहिए। यहां से बच्चों म्यू की वैल्यू आ जाएगी, जो आपको म्यू इसमें इसका प्योर रोलिंग मोशन कराने के लिए रिक्वायर्ड होगा। समझ गए बच्चों, अगर फ्रिक्शन नहीं पूछा होता ना, तो मैं बच्चों टॉर्क ऐसे पॉइंट का अबाउट लिखना पसंद करूंगा ना जिसमें फ्रिक्शन जहां से पास हो रहा हो, और वो मेरी हेल्प कर देगा बच्चों काफी हद तक। ओप, एक मिनट बच्चों, तो बंद हो गया, पता नहीं सेव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा।
नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो है ना, हाँ थोड़ा मेरे पैर से ना इसकी केबल जो है निकल गई। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, आज पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि इसका बोर्ड वगैरह एक अलग लगवाना पड़ेगा और कुछ नहीं। यस, चलो फाइल तो रिकवर हो गई। ठीक है, फाइल रिकवर हो चुकी है एंड इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब की बार बच्चों जो फोर्स है ना, सेंटर से कुछ हाइट पे है। ठीक है, तो जो फोर्स लगाया है बच्चों हमने, सेंटर से कुछ हाइट पे लगाया है, F0। ये सेंटर हो गया, ये हाइट x हो गई, और ये बच्चों एक सरफेस हो गया, सफिशिएंटली रफ सरफेस है। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन हो रही है। आपको बताना है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास m and radius r और I अबाउट सेंटर ऑफ मास बच्चों m इंटू के स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ठीक है, करना भाई सॉल्व इस वाले को। m मास की, r रेडियस की बॉडी है, इस पे F0 हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने लगा दिया, और आपको बताना है बच्चों सर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। x के साथ आएगा ना, वो वेरिएबल आएगा ना फोर्स बच्चों। नहीं, जब ओमेगा ना हो रविंद्र, आपने पूछा ना जब ओमेगा ना हो, मतलब ना बॉडी रेस्ट पे, जैसे ये रेस्ट से छोड़ ये रेस्ट से मोशन को स्टार्ट कर रही है, जब भी रेस्ट वाला केस है तब तो तुम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात कर सकते हो। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी एक्सिस होती है जिसके अबाउट वो खुद रुकी हुई होती है और बॉडी उसके अबाउट क्या कर रही होती है, प्योर रोटेशन कर रही होती है एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, अगले इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन दूसरी हो सकती है, लेकिन बॉडी की जो है, बॉडी का हर एक पॉइंट उस पॉइंट का अबाउट क्या कर रहा होता है, रोटेशनल मोशन कर रहा होता है। अच्छा, इसको फाइंड करने का तरीका भी बताऊंगा बच्चों ना, मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कैसे पता करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ओमेगा नहीं हो तब तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ो, और प्योर रोलिंग मोशन अगर हो रही है बच्चों और नीचे वाला सरफेस रेस्ट पे, तो यही वाला पॉइंट जो बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। और अगर ओमेगा नहीं है बॉडी का, तो ओमेगा अगर नहीं है बॉडी का, ठीक है, तब तो ये एक्सिस का एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा, वेलोसिटी भी जीरो आएगी,
ना स्यूडो का लफड़ा ना किसी का लफड़ा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, इसके अबाउट लगाओ। इसके अबाउट लगाने से फायदा ये होता है, फ्रिक्शन जो कि अननोन फोर्स है, उसकी वैल्यू, उसका मतलब टॉर्क लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, एक लाइन में हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है अगर सिर्फ अल्फा वगैरह पूछा होता है तो। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा ये होता है बच्चों कि मतलब रिलेटिवली चीजें आसान हो जाती है। नहीं तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई अल्फा लगाना तो मतलब हमेशा वो तो सेव कर ही देगा, पर वो लेंदी जा सकता है कई बार ना, वो मेथड जो है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना बच्चों कई बार लेंदी जा सकता है। कई बार बच्चों सेंटर ऑफ मास से हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता, और इससे बहुत आराम से हमें आइडिया मिल जाता है। वो भी मैं अभी बताऊंगा तुम लोगों को ना कि सेंटर ऑफ मास कई बार हमें आइडिया नहीं दे पाता कि बॉडी का मोशन हो कैसे रहा होगा। वही जो छोटे छोटे से गैप है बच्चों, उनको फिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे ना, उन छोटे छोटे से गैप्स को फिल करने की एक कोशिश हमारी तरफ से जारी है। जितने आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे सर प्योर रोलिंग के टाइम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सही होगा स्लोप वाले क्वेश्चन में। बिल्कुल, प्योर रोलिंग मोशन हो रही है तो फ्रिक्शन कोई एनर्जी का लॉस नहीं करा रहा, तो बॉडी नीचे आ रही है मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और वो एनर्जी कहां जा रही है, फ्रिक्शन कोई एनर्जी का लॉस करा नहीं रहा, बाहर से कोई और फोर्स लगा नहीं है, तो वो एनर्जी जा रही है उसको रोटेट कराने में और उसको ट्रांसलेशनल मोशन देने में। और सीटीआर में बच्चों मैंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी लिखना सिखाया ही है, उसमें तुम्हें दोनों फैक्टर लिखने होते हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो अगर पोटेंशियल घटी है तो काइनेटिक बढ़ेगी, काइनेटिक घटी है तो पोटेंशियल बढ़ेगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगता है प्रॉपर ना। अगर फ्रिक्शन फिर उसमें क्या करता है, फ्रिक्शन एज ए इंटरनल फोर्स, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो एज ए इंटरनल फोर्स कोई वर्क नहीं करता। ठीक है, हाँ प्रॉब्लम पता है कहां आ जाएगी, जब नीचे वाला सरफेस भी मूव कर रहा हो। ठीक है, अच्छा नीचे वाला सरफेस जैसे ये सरफेस है, यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना बच्चों, वो उसका वर्क जीरो होगा। ठीक है, बॉडी के ऊपर भी और नीचे वाले सरफेस के ऊपर भी। लेकिन अगर नीचे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज ऑल्सो मूविंग, उसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, तो अगर तुम नीचे वाले सरफेस और उसको बॉडी को दोनों को कंसीडर करोगे ना, तो फ्रिक्शन का वर्क जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ तुम बॉडी को लेके चल रहे हो तो भाई बॉडी के ऊपर तो फ्रिक्शन ने वर्क किया ना। अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मेरे पास है सब वो लाइन अप हो रखा है, एक एक करके कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं अपन, जो है क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, अभी फ्रिक्शन वाली कहानी और समझाऊंगा मैं तुम्हें ना। वैसे मैं तुम्हें बस इतना बता दे रहा हूं, नीचे वाला सरफेस अगर फिक्स है, ग्राउंड है, फिक्स है, ठीक है, तो प्योर रोलिंग मोशन करने वाली बॉडी का एनर्जी लॉस नहीं होगा फ्रिक्शन की वजह से। बस मेक श्योर करना कि वो प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। ठीक है, आप उस बॉडी का, सिर्फ उस बॉडी का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो अगर कोई बाहर से और फोर्स नहीं लगा हुआ है तो। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वहां पर प्रॉपर काम करेगा। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले ना। करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले तो बच्चों तुम पता है क्या किया करो, ये नीचे वाले सरफेस को भूल जाओ, ये सरफेस है ही नहीं यहाँ पे। कौन सा? नीचे वाला है ही नहीं, टच ही नहीं हो रहा है कहीं पे भी ना, मान लो, ऐसे मान लो। तो अब आप सिर्फ इस बॉडी को देखो, ये बॉडी देखिए आपने कहा कि सर इस पे हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, F0। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो तुम बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास इसका इधर की तरफ मूव करेगा, आप यही बोलोगे ना। मान लो यहाँ पे टच नहीं हो रखा है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आप यही बोलोगे ना कि सर इधर की तरफ फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा होगा। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूं तो इसका एक टॉर्क भी आ रहा होगा, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी को ऐसे घुमा रहा होगा ये। ठीक है ना, ये फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा ना, तो बॉडी ऐसे घूम भी रही होगी, मतलब इसका अल्फा आ रहा होगा और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा होगा। अब अगर मैं लोवेस्ट वाले पॉइंट का देखूं बच्चों, नीचे वाले पॉइंट का, तो नीचे वाले पॉइंट का मोशन अगर मुझे देखना है तो पहले तो मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका अल्फा आ रहा होगा, तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ, और सेंटर ऑफ मास का खुद एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन बच्चों आगे की तरफ भी आएगा। तो इस वाले पॉइंट का आप समझ रहे हो कि सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा, अल्फा इंटू आर पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, अब अगर
ए जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो अल्फा आर से ज्यादा हुआ तो ये पॉइंट बच्चों आगे की तरफ जाता हुआ फील होगा, तो ग्राउंड इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा। मान लो कि ए और अल्फा आर अपने आप ही बराबर हो गए तो ये पॉइंट और पहले ही रेस्ट पे, ठीक है, तो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहने पे क्या फ्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। मान लो अल्फा आर ज्यादा है और ए कम है, तो ये पॉइंट बच्चों ये वाला लोवेस्ट वाला पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा होगा और वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए आगे की तरफ लगेगा। तो ये वो केस है बच्चों जिसमें फ्रिक्शन जो है आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है और ना भी लगे। वो डिपेंड करेगा कि हम एक्स की वैल्यू क्या चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वो वाला केस है जिसमें फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है और ना भी लगे, पर ये सारा किस बात पे डिपेंड करेगा बच्चों? एक्स की वैल्यू पे, ठीक है। एक्स की वैल्यू पे बच्चों ये सारा के सारा डिपेंड करेगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही हो गई कि एक्स की वैल्यू पे ये पूरा का पूरा केस डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। और सफिशिएंटली रफ सरफेस था, इस तरीके से सारी कहानी यहाँ पे हो रही होगी। तो मुझे नहीं पता ना बच्चों फ्रिक्शन लग किधर रहा होगा, ठीक है। जब तुम्हें ना पता हो ना तो अपनी मर्जी से फ्रिक्शन की एक डायरेक्शन मान लो। मैंने कहा कि ऐसे मान लेता हूं, तुम कहोगे सर आगे मान लिया आपने। भाई देखो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिधर लग रहा होगा जितना लग रहा होगा वो अपने आप वैल्यू आ जाएगी उसकी ना, हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये मेक श्योर कर लेना कि देयर इज नो स्लिपिंग। एम जी बच्चों नीचे की तरफ लग रहा होगा, एक नॉर्मल और लग रहा होगा बच्चों यहाँ पे, दैट विल बी अपवर्ड, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों सारे के सारे फोर्स, नॉर्मल हो गया, ये एम जी हो गया और ये फ्रिक्शन हो गया। मैं बच्चों क्या करूंगा, मुझे ये पता है कि यहाँ पे प्योर रोटेशन हो रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन है मेरे लिए ना, ठीक है भाई। ये मेरे लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो मैं इसके अबाउट क्या कर सकता हूं बच्चों? मैं इसी के अबाउट बात करूंगा। मैं ये कहूंगा इसके अबाउट ये बॉडी ऐसे अल्फा से रोटेट कर रही होगी, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? मुझे ये पता है कि ये वो पॉइंट है जो इस इंस्टेंट पे रुका हुआ है और इसके अबाउट पूरी बॉडी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। तो कोई भी पॉइंट आर डिस्टेंस वाला होगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? अल्फा इंटू आर के बराबर, है ना, यही आएगा। किसी और पॉइंट के बारे में बात करोगे तो उसका आ जाएगा ऊपर वाले पॉइंट का अल्फा इंटू टू आर के बराबर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये वाली कहानी समझ में आई? आपने कहा बिल्कुल सही है सर, ठीक है। तो पहले तो बच्चों टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा करो, ठीक है। तो टॉर्क आएगा बच्चों एफ नॉट इनटू आर प्लस का एक्स इज इक्वल टू, यही आएगा ना बच्चों, एफ नॉट का ही टॉर्क आएगा ओनली, फ्रिक्शन नॉर्मल एमजी का सबका जीरो हो जाएगा, एम इंटू के स्क्वायर प्लस का एम इंटू आर का स्क्वायर इंटू अल्फा। लो भाई ये आ गया बच्चों हमारे पास अल्फा का इक्वेशन, ठीक है। अल्फा हमारे पास बच्चों यहां से आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू आते ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा इंटू आर के बराबर, ठीक है। तो एफ नॉट आर प्लस का एक्स इंटू आर, या नीचे डिवाइड कर देना बच्चों इसको m से, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। देखो भाई ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तुम्हें पता होना चाहिए कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है? एफ नॉट प्लस का एफ एस, और ये m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होना चाहिए। तो एफ एस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास एफ नॉट आर प्लस का एक्स। एक मिनट ना, मैंने शायद यहाँ पे कुछ गलती कर दी क्या? यहाँ पे गलती कर दी मैंने ना, और वो गलती क्या है? अल्फा इंटू आर, तो एफ नॉट आर प्लस का एक्स इंटू आर एम के स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर के बराबर होगा, ये होगा बच्चों ना। तो जब आप इसको यहाँ पे लाके पुट करोगे ना तो दिस इंटू आर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का एफ नॉट, ठीक है। एफ नॉट बच्चों बाहर निकाल लेना, एफ नॉट बाहर निकाल लेना, तो यहाँ बनेगा आर स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू आर माइनस का के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से बच्चों आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एफ नॉट डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा एक्स इंटू आर माइनस का के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आ गई विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब अगर चाहते हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए
आपने कहा कि मान लो एफ एस पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब एफ एस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप कह रहे हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है, ठीक है, एफ एस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसके लिए बच्चों पता है क्या होना चाहिए, एक्स इंटू आर के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स बड़ा होना चाहिए बच्चों के स्क्वायर डिवाइड बाई आर से। अगर आप चाहते हो कि एफ एस की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब फ्रिक्शन यहां पे लगे ही ना, तो एक्स की वैल्यू बच्चों के स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि फ्रिक्शन बैकवर्ड हो, लेस देन हो, तो एक्स की वैल्यू लेस देन के स्क्वायर अपॉन आर होनी चाहिए। मतलब के स्क्वायर अपॉन आर एक ऐसी वैल्यू आई बच्चों हमारे पास, सेंटर ऑफ मास से अगर के स्क्वायर अपॉन आर हाइट ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे और ऊपर लगाओगे तो फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा, उससे नीचे लगाओगे बच्चों तो फ्रिक्शन पीछे आएगा। एक इसमें याद रखने का ये तरीका है, के स्क्वायर अपॉन आर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक ये तरीका है कि अगर मैं सेंटर पे लगाता तो एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो तुम्हें मैंने बताया था कि सेंटर पे भी फोर्स लगाओगे ना तो फ्रिक्शन पीछे आया था, याद है, सेंटर पे लगाओगे बच्चों तो फ्रिक्शन पीछे आया था, ठीक है। तो वो याद रखना, सेंटर पे लगाने पे हमेशा फ्रिक्शन पीछे आएगा, सेंटर पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने पे फ्रिक्शन हमेशा पीछे आएगा। तो हमें यह पता है कि सेंटर पे फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ आया था, तो x की वैल्यू 0 थी, तो के स्क्वायर अपॉन आर से छोटी वैल्यू के लिए फ्रिक्शन पीछे आएगा, के स्क्वायर अपॉन आर के लिए 0 आएगा, के स्क्वायर अपॉन आर से ऊपर वाली वैल्यूज के लिए बच्चों फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ आएगा। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है, जब आप के स्क्वायर अपॉन आर पे लगा रहे हो ना बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप देखोगे ना, तो इस एफ नॉट का टॉर्क आ रहा होगा, उससे अल्फा आ रहा होगा, और एफ नॉट की वजह से इसका एक्सेलरेशन आ रहा होगा। वो एक ऐसी जगह है जब इसका अल्फा इंटू आर ए के बराबर अपने आप ही हो जा रहा होगा, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी, ये पॉइंट अपने आप उस एफ नॉट के टॉर्क से अल्फा जो आ रहा है और एफ नॉट की वजह से जो ए आ रहा है वो आपस में अल्फा आर ए के बराबर हो जा रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे 0 फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ऊपर ले गए फोर्स को, तो ऊपर ले जाने का मतलब है कि अब उस फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास का बहुत ज्यादा आएगा, टॉर्क ज्यादा आएगा तो अल्फा ज्यादा आएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो सेंटर ऑफ मास का सेम ही आना है, तो अल्फा आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी पीछे की तरफ। तो ये पॉइंट नेट इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा पीछे की तरफ आ रहा होगा, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा। हाँ, अगर आप एक्स के स्क्वायर अपॉन आर से नीचे एफ नॉट लगाओगे तो अब टॉर्क कम हो गया, मतलब अल्फा आर जो पीछे की तरफ है वो कम हो गया, ए ज्यादा है, तो अब इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन आगे आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन फिर पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये केस होगा ना, ये केसेस होंगे, आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन का आइडिया लगा पाओगे, ठीक है। लिख लो भाई जल्दी से इसको, फ्रिक्शन की डायरेक्शन का आइडिया लगाने के लिए बहुत ही अच्छे वाले केसेस हैं ये। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, इसको तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी कर सकते थे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, पर उसमें फिर फ्रिक्शन एफ एस को लेके चलना पड़ता, टॉर्क वगैरह लिखने पड़ते। गॉट इट। चलो, अब ये बच्चों पता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली जो कहानी है ना, तुम्हारी मदद कहां पे कर देती है,
कोई तो मतलब इसकी और एडिशनल हेल्प होनी चाहिए। सो मान लो कोई ये बॉडी है बच्चों, और ये सफिशिएंटली रफ है, अब तुमने क्या किया कि तुमने यहां पे एक फोर्स लगाया, ठीक है, इस बॉडी के इस वाले पॉइंट पे बच्चों तुमने एक फोर्स लगाया ऐसे। टॉक अबाउट मतलब एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बॉडी। मान लो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, राइट में जाएगा, सेंटर इसका किधर चल रहा होगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, किधर जा रहा होगा, ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को बतानी है। कैसे बताओगे? फोर्स लगाया आपने इधर की तरफ, ठीक है, एम मास की, आर रेडियस की बॉडी थी, ये इसका सेंटर हो गया। अब देखना बच्चों यहां पे ना तुम्हें तुम्हारा एकदम दिमाग ही हिल जाएगा, यार ये क्या है, ये क्या भला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं बच्चों कि अगर ये फोर्स जो है ना इस पॉइंट से पास हो रहा हो, अगर ये फोर्स इधर से पास हो रहा हो, अगर ये फोर्स इधर से पास हो रहा हो, मतलब ना मैं तीन सिचुएशन बना रहा हूं, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। हमें ये तो इन्होंने बोल दिया कि नो स्लिपिंग, मतलब दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई। इन फर्स्ट सिचुएशन आप इसके देखो, इसमें फ्रिक्शन व्रिक्शन भी लग रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि और फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे। यहां पे बच्चों ये नॉर्मल होगा ऐसे, यहाँ mg लग रहा होगा, और यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा, ठीक है, पीछे लगेगा आगे लगेगा वो सब बाद की बात है, ठीक है। मैं fs mg और ये नॉर्मल, इस वाले पॉइंट से बच्चों तीन फोर्स तो पास हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा है, और सेकंड वाले केस में हो रहा है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये तीनों तो पास होंगे, नॉर्मल mg और fs तो इससे पास होंगे लोवेस्ट वाले पॉइंट से। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहे होंगे। तो बच्चों मेरे को एक बात बता दो तुम कि टाउ अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा होता है नहीं होता है? अल्फा की डायरेक्शन वही होगी जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जब आप इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इस वाले फोर्स का, क्योंकि इसी का एक टॉर्क आ रहा होगा, अगर आप इसका टॉर्क देखोगे, अगर पहली वाली सिचुएशन है तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि अब इसका टॉर्क नॉन जीरो आएगा, क्योंकि ये फोर्स वाली जो लाइन है ना वो इस पॉइंट से पास नहीं हो रही है। और इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, आप आर वेक्टर ऐसे बनाओगे, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ आएगा। तो बच्चों पहले वाले केस में जो अल्फा आएगा ना, इसका अल्फा 1 वो ऐसा आएगा। और तुम्हें पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो पहले वाले केस में जो सेंटर का एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों, इन केस 1 वो ऐसा आएगा। तो सेंटर बच्चों इसका पीछे जाएगा समझ रहे हो, और ये बॉडी ना ऐसे करके जाएगी पीछे की तरफ। कैसा लगा भाई ये वाला पॉइंट? अगर तुम इसको सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में करते ना पूरा सॉल्व करना पड़ जाता, लेकिन जैसे ही तुमने इस वाले पॉइंट को पकड़ा बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ा, काम खत्म हो गया, ठीक है। ओके, ये एक कहानी बनी। हाँ, अगर इस वाले सिचुएशन में हम बात करें, सेकंड वाली सिचुएशन में अगर हम बात करें बच्चों, तो अब जो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना बच्चों, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा जीरो आएगा। अल्फा जीरो मतलब ये बॉडी बच्चों इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है, अगर रह रही है तो, ठीक है। टॉर्क तो जीरो आ रहा है, अगर नेट फोर्स भी जीरो हो गया ना, फ्रिक्शन वगैरह सफिशिएंट है तो बच्चों ये बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, ना लेफ्ट ना राइट। और इन थर्ड सिचुएशन
तीसरी वाली सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, एफ आर वेक्टर इधर आर क्रॉस एफ ऐसे, तो अल्फा 3 जो है ना बच्चों इधर की तरफ आएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन थर्ड सिचुएशन इधर की तरफ आएगा, नाउ दिस बॉडी विल बी, तो इधर लगाओगे ना बच्चों, जितना थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाओगे इधर की तरफ, तो वो यहां से ऐसे निकलेगा, ऊपर होके निकलना चाहिए उसका लाइन ऑफ एक्शन ना, तो ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी और ऐसे घूमेगी। आई बात समझ में बच्चों, अल्फा 3 A3, सर बॉडी लेफ्ट में कैसे जा रही है फर्स्ट कंडीशन में, यस आपने पूछा कि लेफ्ट में कैसे जा रही है, जो कि फोर्स तो हम सर राइट की तरफ लगा रहे हैं, सो ओनली देयर इज नॉट दिस फोर्स, ये इसका कंपोनेंट इधर आएगा इधर आएगा, जो फ्रिक्शन है ना वो इस कंपोनेंट से ज्यादा लग रहा होगा यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आ जाएगा, देयर इज फ्रिक्शन एज वेल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो ये वाला केस है ना सेकंड वाला, उसमें इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट और फ्रिक्शन दोनों बराबर होंगे, सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही नहीं आ रहा ना सेकंड वाले केस में, तुम समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग केस बन जाएगा यहाँ पे। चलो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों एक रिंग है, ठीक है, और उस रिंग पे आपने यहाँ पे एक मास को स्टिक कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिंग है ऑफ मास m, रेडियस r, और ये पार्टिकल ऑफ मास m स्टिक विथ रिंग, ठीक है भाई। नीचे वाला सरफेस बच्चों सफिशिएंटली रफ है, sufficiently rough surface है बच्चों, system is released from the rest, system is released from the rest, ठीक है, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन रिंग, रिंग पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो ना बच्चों बताना है, करिए भाई इसको ट्राई।
हाँ भाई, अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि क्या नहीं करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या नहीं करना है वो है बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले तो बच्चों देखो ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन हो रही है ना। तो ये जो है बच्चों हमारे लिए क्या काम करेगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का काम करेगा बच्चों ये हमारे लिए, क्योंकि अब स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें ओमेगा नहीं है अभी, तो इसको रेस्ट से ही छोड़ा है और हमें जस्ट आफ्टर ही पूछा है बच्चों ना, इसी के तुरंत बाद ही पूछा है। अगर ये चल रही होती तो क्या मैं इसके अबाउट टाउ इक्वल टू अल्फा लिख सकता था? नहीं। पता है क्यों? इस बॉडी का सेंट्रोमास बच्चों यहां पे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ना, ये ध्यान रखना बच्चों ना, इसका सेंट्रोमास यहां पे नहीं होगा, यहां होगा अब इसका सेंट्रोमास। तो अगर ओमेगा होता तो तुम्हें पता है इस पॉइंट का ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आता, फिर स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगता। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। ठीक है, ये वो केस है जिसमें सेंट्रोमास उसके ऊपर नहीं होता है, और अगर ओमेगा स्क्वायर आर वाली चीज ना अब अफेक्ट कर सकती है, लेकिन इन्होंने जस्ट आफ्टर पूछा है, मतलब इसमें लिखना था मेरे को कि छोड़ने के जस्ट बाद क्या होगा। तो जस्ट बाद बच्चों क्या हो जाएगा, जस्ट बाद तो मतलब ओमेगा है ही नहीं, इसका ओमेगा नहीं है, तो इधर की तरफ अल्फा आर और ए बराबर होंगे, और इस ये पॉइंट बच्चों इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे रहेगा। आप कहोगे ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, वो एम की जगह पे ना एम जी लगा देते हैं बस ना, यहाँ पे वो कहते हैं कि मास लटका हुआ है, इसको एम जी मान लेते हैं और काम खत्म कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। एम जी मानने का मतलब पता है क्या हो गया, कि आपने इस पार्टिकल को और इस रिंग को अलग किया। आपने कहा कि पार्टिकल जो है रिंग के ऊपर नीचे एम जी लगा रहा होगा, तो रिंग पार्टिकल के ऊपर एम जी लगा रही होगी, मतलब आपने ये मान लिया कि पार्टिकल यहीं रुका रहेगा और रिंग जो करती रहेगी। ये गलत हो गया ना बच्चों। पार्टिकल भी तो बच्चों, रिंग अगर चलेगी, पार्टिकल उससे बंधा हुआ है, तो रिंग के साथ पार्टिकल भी तो ऊपर नीचे जाएगा, तो देयर विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर आप पार्टिकल की वजह से रिंग पे एमजी लगा दिया, मतलब रिंग ने पार्टिकल पे ऊपर एमजी लगा दिया, तो पार्टिकल का तो तुमने वेट बैलेंस कर दिया, क्योंकि पार्टिकल का तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये वाली गलती नहीं करनी है अपन को ना, एमजी से पार्टिकल को एमजी से रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, पार्टिकल को एमजी से रिप्लेस नहीं करना। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, रिंग प्लस पार्टिकल को अपना सिस्टम मान लूंगा। रिंग प्लस पार्टिकल को मैंने एक रिजिड बॉडी मान लिया। ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने एक रिजिड बॉडी मान लिया। ठीक है, दोनों को, रिंग प्लस पार्टिकल को बच्चों मैंने क्या मान लिया, एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया। अब क्या क्या हो रहा होगा बच्चों, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, क्या क्या है। तो एक तो बच्चों इस जगह पे पार्टिकल का वेट लग रहा होगा, एक यहाँ पे एमजी लग रहा होगा। ठीक है ना, दो दो तो एमजी हो गए। यहां से नॉर्मल लग रहा होगा, और यहीं पे बच्चों फ्रिक्शन लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा, आगे लग रहा होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। फ्रिक्शन को बच्चों मैं आगे मान ले रहा हूं। ठीक है, वो तो गलत मान लोगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन मुझे इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये क्या ना, इसको ऐसे घुमा रहा होगा। देखो, अगर तुम इस वाले पॉइंट का अबाउट देखोगे ना, तो इसका टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा मतलब अल्फा इधर आएगा, सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन इधर आएगा, इधर की तरफ आएगा ना, सेंट्रोमास ऐसे जा रहा होगा, सेंट्रोमास इधर जा रहा होगा, मतलब नेट फोर्स इधर होना चाहिए। अब इसका तो वर्टिकल डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शन ही है जो आगे की तरफ लग रहा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा कि फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा, एमजी यहां लगा दिया। और अच्छा, एक और तरीका कर सकते थे आप ना, इस एमजी एमजी वाली कहानी को ना एक और तरीके से कर सकते थे। आप क्या करते कि ये वाला एमजी और ये वाला एमजी दोनों को मिला के 2mg यहां पे लगा देते, यहां से नॉर्मल, समझ रहे हो। अभी उसमें तुम कंफ्यूज हो सकते थे कि सर आपने अभी तो बोला था कि हमें एमजी नहीं लगाना है। ठीक है, पार्टिकल को एमजी से रिप्लेस नहीं करना है, मैं ये कह रहा था। ठीक है, तो यहां पे बच्चों लगेगा फ्रिक्शन इधर की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पे लगेगा 2mg, यहां पे लगेगा बच्चों नॉर्मल। ये बनेगा बच्चों केस। अब आपको उसका और इसका मतलब पूरे सिस्टम को सेंटर ऑफ मास पे वेट लगा दिया आपने, तो इसका आएगा बच्चों ऐसे करके अल्फा, अल्फा आएगा नहीं आएगा इसका, यस। तो टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। टॉर्क आएगा बच्चों 2mg इंटू आर बाई 2 के बराबर, इज इक्वल टू नीचे वाले पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, रिंग है तो रिंग का खुद का होता है mr स्क्वायर, यहाँ पे 2mr स्क्वायर हो जाएगा। ये डिस्टेंस होती है बच्चों उस पार्टिकल का भी लिखना पड़ेगा। देखो ये हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिंग का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आ गया, प्लस m इंटू रूट 2 r का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों उस पार्टिकल का।
ठीक है, दिस इनटू अल्फा। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 4m r का स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg इंटू आर। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी g डिवाइड बाई 4r के बराबर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, g डिवाइड बाई 4r के बराबर। अब अगर बच्चों यहाँ पे मैं इसको ऐसे बनाऊं तो तुम देख पा रहे होगे कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ रहा होगा। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और ये r/2 के बराबर है डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये r के बराबर है। तो ये आ रहा होगा अल्फा इंटू रूट के अंदर 5r/2 के बराबर। ठीक है, इस एंगल को बच्चों अल्फा अगर थीटा कंसीडर कर लेते हैं तो ये वाला थीटा के बराबर होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा के बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो आएगा ना एफएस, वो होगा 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। तो 2m इंटू एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, अल्फा रूट के अंदर 5r डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है उसका उधर वाला कंपोनेंट इंटू कॉस थीटा। ये बच्चों यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। आई कैसे लिया, इस वाली एक्सिस का मुझे पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम का लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले मैंने रिंग का लिखा, रिंग का खुद का, पहले मैं रिंग का लिख रहा हूं यहाँ पे। तो रिंग का इसकी सेंटर ऑफ मास से कितना होता है, एमआर स्क्वायर। पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो एमआर स्क्वायर और ऐड हो गया। तो ये रिंग का सेंटर ऑफ मास का वोट है प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। इस वाले पार्टिकल का भी लिखना है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना वो √2r के बराबर होगी। m इंटू पार्टिकल का तो यही होता है ना, एक पॉइंट मास अगर √2r डिस्टेंस पे है तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे आएगा ना। ठीक है भाई, हो गया यहां तक कंप्लीट। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। So, बच्चों यहाँ पे एक पार्टिकल है, v0 वेलोसिटी से m मास का पार्टिकल। ये एक रॉड है बच्चों, मान लीजिए m मास की, यही लेंथ इसकी l के बराबर है। ठीक है, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पे E की वैल्यू बच्चों 1/2 के बराबर दे रखी है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर द कोलिजन। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी
of rod after the collision. टक्कर के बाद इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी बच्चों, दैट वी हैव टू फाइंड। कल डिस्कशन होगा बच्चों, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, पार्ट 1 जो है ना उसका कंप्लीट डिस्कशन कल होगा। डन भाई, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जब ये इससे टकराएगा ना, यहां पे टक्कर हुई तो पता है कि इंपैक्ट लगेगा, इस पे इंपल्स लगेगी ऑन दिस रॉड। तो रॉड पे इंपल्स लगी तो रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव करना स्टार्ट कर देगा। रॉड के ऊपर इंपल्स वैसे लगी तो तुम समझ लो कि घूमना भी चालू कर देगी, रॉड ऐसे तिरछी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आगे भी जा रही होगी, तिरछी भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल टकराएगा, टक्कर के दौरान जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल स्लो हो जाए और इधर ही जाता रहे, या पार्टिकल बच्चों वापस आ जाएगा, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, टकराने के बाद पीछे की तरफ आ जाए या टकराने के बाद बच्चों उसी डायरेक्शन में ही पार्टिकल जो है चलता रहे। तो आफ्टर कोलिजन बच्चों हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि एक तो इस रॉड के पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, v, और एक ओमेगा आ जाएगा इसके पास। और जो पार्टिकल है ना, अब पार्टिकल के बात तो बच्चों आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हो, कि आफ्टर कोलिजन आप चाहते हो कि पीछे की तरफ मानना चाहते हो तो अच्छी बात, तुम्हारी मर्जी है, मतलब ना। तुमने क्या किया, आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल जो है ना पीछे की तरफ चलना चालू कर देगा v डैश वेलोसिटी से, ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। कोलिजन के बाद बच्चों ये हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि अगर मैं रॉड प्लस पार्टिकल को सिस्टम कंसीडर कर लूं, ये बहुत जरूरी होता है, आप सिस्टम किसको मान रहे हो, ठीक है। मैंने कहा कि रॉड और पार्टिकल मैंने अपने सिस्टम कंसीडर कर लिए, तो ये बताओ कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स इंटरनल हो जाएगा। इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है,
आप कहोगे हाँ सर, तो लीनियर मोमेंटम बच्चों इसका सिस्टम का कंजर्व रहेगा, ठीक है, जो कि हिंज वाले केसेस में बच्चों हम कंजर्व करने से डरते थे। एक केस में होता था, पर लेकिन सारे केसेस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता था, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व अगर करोगे तो इनिशियली एंगुलर लीनियर मोमेंटम सिर्फ एम वी नॉट था इसके पास, और रॉड के पास बच्चों एम इंटू वी आ गया, और इसके ये पीछे की तरफ जा रहा है तो बच्चों इसके पास एम इंटू वी डैश के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों हमारी पहली इक्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चों यहाँ पे लगता है। दूसरा बच्चों के हमें ये भी बताया कि एक्सटर्नल कोई फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क भी जीरो होगा एक्सटर्नल फोर्स का। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ये ध्यान रखना, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में क्या कर सकता हूं बच्चों, कंजर्व कर सकता हूं रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में कंजर्व कर सकता हूं, क्योंकि टॉर्क तो उसके अबाउट भी जीरो, एक्सटर्नल कोई फोर्स ही नहीं है। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बच्चों कैसे लिखूंगा, पहले यहां पे खड़े हो जाओ, पहले क्या रॉड का कोई मोशन था, नहीं, ओमेगा था, नहीं, कौन था, बस पार्टिकल चल रहा था। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा, आर वेक्टर इधर की तरफ, आर क्रॉस भी बच्चों बाहर की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा बच्चों बाहर की तरफ एम वी नॉट इंटू एल बाई टू के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस एल बाई टू के बराबर होगी। टक्कर के बाद, टक्कर के बाद बच्चों क्या हुआ, रॉड का खुद का सेंटर चलने लगा। तो तुम्हें पता है कि ये तो सीटीआरएम कर रही है, सीटीआरएम में बच्चों का तुम मान लो इस पॉइंट का अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो, तो पहले क्या करते हो, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का मोशन देखोगे तो वो तो बच्चों देखो इस लाइन से पास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएगी वाली वेलोसिटी, तो इसकी वजह से तो एंगुलर मोमेंटम आएगा नहीं, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ आई ओमेगा की वजह से आएगा, और इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव माना है तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू ओमेगा, ठीक है। दूसरा पार्टिकल का भी तो आएगा, अब आर वेक्टर इधर की तरफ, वी वेक्टर इधर की तरफ, तो आर क्रॉस भी अंदर आएगा बच्चों, तो माइनस का एम इंटू वी डैश इंटू एल डिवाइडेड बाई 2, ये होगी बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन बच्चों इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी ना टक्कर के बाद, ओमेगा इंटू एल बाई टू, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस का वी, आपको पता है कि ई की वैल्यू जो है ना, ई विच इज गिवन एज 1/2, ई की वैल्यू आएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विच इज ओमेगा एल डिवाइड बाई 2 प्लस का v plus का v dash divided by velocity of approach which is v naught. There are three equations. How many unknown are there? Omega, v and v dash. You get all three from here. तो ये होते हैं बच्चों टक्कर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें कोलिजन वगैरह हो रहा होता है, इनमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हो बिकॉज रॉड इज फ्री टू मूव, हिंज वगैरह का कोई इशू नहीं है। इनमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो आप, जो है एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, सिस्टम आपने अगर अच्छे से चूज कर लिया तो। और बच्चों ई की इक्वेशन लगा सकते हो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हाँ कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है उन्होंने ये दे दिया होता है कि टकराने के बाद पार्टिकल रुक गया, तो फिर वो ई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, उन्होंने इसकी वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दे दिया, एक वेरिएबल कम कर दिया तुम्हारे लिए, तो फिर वो ई की वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा भी कर देते हैं कई बार। ऐसे करके बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन बच्चों इस पे, करे बच्चों बात अगले वाले क्वेश्चन के बारे में। मतलब इस पर तो तुम मेरे से ना क्वेश्चंस करवाते ही जाओ, करवाते ही जाओ, ये पार्ट तो इतना मजेदार है, तो कहीं ना कहीं फाइनली ब्रेक तो लगानी पड़ेगी अपन को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये कहता है कि एक ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है,
और ये एक रफ सरफेस है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बच्चों म्यू के बराबर दे रखा है। इसके सेंटर को आपने वेलोसिटी दे दी बच्चों वी नॉट, ये घूम नहीं रहा है, ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी देके आपने इस रफ सरफेस पे इसको छोड़ दिया। दिस इज नॉट द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट्स। Number 2, time when pure rolling motion starts, ठीक है, time when pure rolling motion starts। ओके बच्चों, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक जिनमें टाइम पूछा और एक जिसमें बस फाइनली एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी पूछी हो। टाइम जिनमें पूछा है ना बच्चों, आपको उनमें काइनेमेटिक्स लगानी पड़ेगी, आपको उनमें देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन क्या है, एफ वी इक्वल टू यू प्लस एटी, या जो भी अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो उसके हिसाब से इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी। ये अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, वो अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। पहले वाले को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लोगे। आपने कहा कि ए पॉइंट ले लेता हूं मैंने कहा ठीक है। आप बोलोगे सर पहले वाले को एंगुलर वेलोसिटी पता करने को ना, देखो होगा क्या, ये आपने ऐसे करके छोड़ दिया, मतलब दिस पॉइंट इज आल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो रफ सरफेस है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन जब पीछे की तरफ लगेगा ना, तो इसके सेंटर ऑफ मास को रिटार्ड करेगा, मतलब ना नेट फोर्स इस पे पीछे की तरफ आ जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास स्लो डाउन होने लगेगा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड घटेगी क्योंकि इसका एक्सेलरेशन पीछे आ रहा होगा। साथ ही साथ इसका फोर्स पीछे लगने की वजह से अगर तुम सेंटर ऑफ मास का अमाउंट देखोगे ना, तो एक टॉर्क आ जाएगा इधर की तरफ ना, टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा इस फोर्स का, सेंटर ऑफ मास पे खड़े होकर देखोगे ना तो टॉर्क ऐसा आएगा, ऐसा, तो इसका एक अल्फा आने लगेगा, मतलब ये ऐसे घूमना चालू कर देगा, स्लो होता जाएगा और घूमना चालू करता जाएगा, क्योंकि जब तक टॉर्क रहेगा ओमेगा बढ़ता जाएगा, और ये बच्चों धीमे 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 एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे, एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास घट के मान लो v के बराबर हो गया, और यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी होगी ओमेगा के बराबर। जब v ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे बच्चों प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। ये वो टाइम होगा बच्चों जब प्योर रोलिंग मोशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, यहाँ पे mg लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा।
अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों क्या इसका सेंटर ऑफ मास कहीं जा रहा है? नहीं, तो नॉर्मल तो बच्चों mg के बराबर रहेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बच्चों? काइनेटिक, और वो भी म्यू mg के बराबर, क्योंकि म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होगा, नॉर्मल mg के बराबर है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बच्चों यहाँ पे। अगर आप इसका देखोगे ना तो इसके सेंटर का एक एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो आएगा इधर की तरफ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बच्चों इसका अल्फा आएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चों म्यू इंटू जी के बराबर आएगा, क्योंकि म्यू एम जी डिवाइड बाई एम। हाँ, अल्फा जो आएगा ना बच्चों, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब मैं टॉर्क इस वाले पॉइंट के अबाउट नहीं लिख सकता, बिकॉज ये वाला पॉइंट एक्सेलरेटेड पॉइंट होगा, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा के बराबर आ जाएगा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्या है बच्चों? ये सॉलिड सिलेंडर, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू आर की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों हमारे पास 2 म्यू जी के बराबर आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों अल्फा इंटू आर। अल्फा इंटू आर की वैल्यू बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास एक तरीके से 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें पता ही है बच्चों, पीछे की तरफ आया म्यू जी के बराबर, ठीक है, लेफ्ट वार्ड, ठीक है भाई। तो v घटेगा और ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा इस रेट से बढ़ेगा, v उस रेट से घटेगा। जिस टाइम पे v और ओमेगा आर बराबर हो जाएंगे बच्चों, उस टाइम पे प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइम की वैल्यू यहां से पता लगेगी। लेकिन अगर सिर्फ तुम्हें ओमेगा पूछा है तो आप ये कहोगे कि सर टॉर्क अबाउट ए जीरो है। आप बोलोगे सर टॉर्क अबाउट ए जीरो कैसे है? देखो, ए पॉइंट आपने ऐसे ग्राउंड पे ले लिया तो फ्रिक्शन ए से पास होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल और एमजी बराबर है, नॉर्मल का टॉर्क बाहर की तरफ आएगा तो एमजी का अंदर की तरफ आएगा, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, दोनों का टॉर्क बराबर आएगा, नॉर्मल एमजी का टॉर्क जीरो हो जाएगा। ए वाला वो पॉइंट है बच्चों जिसका वो टॉर्क जीरो आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए जो है ना बच्चों वो कंजर्व रहेगा। तो जब प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होगी ना तो ये वाली कंडीशन होगी, और प्योर रोलिंग मोशन से पहले ये कंडीशन होगी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? m इंटू वी नॉट इंटू आर के बराबर, ये था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, आर वेक्टर इधर की तरफ ऐसे। तुम्हें पता है कि पहले सेंटर ऑफ मास को पार्टिकल मान के लिखते हैं और फिर सेंटर ऑफ मास का अबाउट आई ओमेगा। आई ओमेगा तो है ही नहीं स्टार्टिंग में, बाद में जरूर आया है। बाद में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी इंटू आर प्लस का आई ओमेगा एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा। हमें ये पता है कि ओमेगा इंटू आर जो है वी के बराबर है, मतलब वी की जगह पे हम ओमेगा आर रख सकते हैं। तो m इंटू वी नॉट इंटू आर इज इक्वल टू, वी की जगह पे ओमेगा आर रख दिया तो m ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस m ओमेगा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर आप यहां से ओमेगा की वैल्यू देखो ना तो m तो कट जाएगा, 2 वी नॉट डिवाइडेड बाई 3r के बराबर हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें टाइम कैलकुलेट करना है तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी के बराबर होगा। तो ओमेगा हमें पता है 3v नॉट डिवाइडेड बाई 2v नॉट डिवाइड बाई 3r के बराबर है। अल्फा की वैल्यू 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर के बराबर है इंटू टी। टाइम की वैल्यू बच्चों यहां से हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने का एक तरीका ये है बच्चों कि वी नॉट माइनस का, वी को वैल्यू क्या लिखोगे? वी नॉट माइनस का म्यू इंटू जी इंटू टी। अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, तुम ये फंडा नहीं लगाना चाहते, तुम्हें सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप ये कहोगे कि इसकी सेंटर की वेलोसिटी किसी टाइम पे वी हो जाएगी, और जिस टाइम पे v जो है ओमेगा इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो आपने ये अल्फा कैलकुलेट कर रखा है 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर के बराबर, दैट इंटू टी। जब ये बराबर हो जाएंगे उस टाइम पे ठीक है, उस टाइम पे स्लिपिंग बंद हो जाएगी। तो वी नॉट इंटू आर डिवाइड बाई 3 म्यू जी, ये आ रहा होगा क्या आंसर? अच्छा, ओमेगा इंटू आर नहीं आएगा, लो जी समझ गए। ऐसे करके बच्चों सॉल्व होते हैं। अगर तुम्हें टाइम पूछा है ना तो तुम्हें इसका अल्फा पता करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा, फाइनली v इक्वल टू ओमेगा आर करना पड़ेगा। अगर तुम्हें सिर्फ ओमेगा पूछा है या फाइनल वेलोसिटी पूछी है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें हेल्प कर देगा। कंजर्वेशन प्रिंसिपल बच्चों टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं देते। कंजर्वेशन प्रिंसिपल जितने भी होते हैं ना वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में लगते हैं। टाइम कितना लगा उनको कोई मतलब नहीं होता, चाहे तुम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लो। सो कभी भी बच्चों टाइम कैलकुलेट करना हो ना तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल मत लगाना। हाँ,
आप इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के पैरामीटर्स को पता कर सकते हो कि यहां से यहां तक। टाइम नहीं बताते कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कितना टाइम ले रहा है। तुम्हें बोला कि कोई एच हाइट से नीचे आ गया, बताओ उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व जो करते हो ना, कंजर्व जब भी करते हो ना बच्चे, टाइम का आइडिया नहीं देता। टाइम का आइडिया के लिए तुम्हें एक्सेलरेशन और ये सब कुछ चाहिए होंगे, तब जाके आपको टाइम का आइडिया लगेगा। तो बच्चों मैंने काफी हद तक मतलब बहुत कुछ करा दिया तुम्हें आज की क्लास में, और कल की क्लास में बच्चों आपको डिस्कशन कराऊंगा मैं। परसों सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे, और उसके अगली वाली क्लास में फिर हम एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं एक दिन का गैप दूंगा तुम्हें। सिंपल हार्मोनिक मोशन परसों स्टार्ट कर देंगे, कल हम शीट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस होमवर्क को करके आएंगे। उम्मीद व दुनिया कायम है। ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों विद होमवर्क एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके। आप आइए, डिस्कशन निपटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो।